देखो 12th क्लास नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है बेटा, ये जो बुक में दे रखा है ना, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन थ्योरी सारा मिक्सअप सा दे रखा है, तो यानी कि अलग अलग हर चीज़ को कैसे लिखना वो मैं आपको बता दूंगी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिडक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को इंस्ट्रूमेंट को हम किस लिए यूज करते हैं, डिडक्शन और यानी कि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। प्रिंसिपल क्या है, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कॉइल कैरिंग कॉइल इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। यानी कि जो हमने टॉर्क वाला ये कंसेप्ट किया था ना पीछे, जो ये वाला कंसेप्ट था हमारा टॉर्क वाला, ये वाला, तो यानी कि ये क्या है, जिस तरह हमने बेस फैक्ट हमने करंट कैरिंग कॉइल इस को यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि प्लेस किया था, और एक्सपीरियंस हमने टॉर्क वाला किया था जो पिछले में, तो ये क्या है हमने यहाँ पर भी क्या है हमारा, यानी कि टॉर्क को फाइंड करने का तरीका है, यानी कि जो प्रिंसिपल इसका जो काम करता है ना जिस पे, तो वो यानी कि वो किस पे किसका एक्सपीरियंस देता है, हमें टॉर्क का एक्सपीरियंस देता है, टॉर्क को बताता है। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल PQRS, यानी कि कंस्ट्रक्शन में ये कैसे बनता है, देखो बेटा ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर होती है। सबसे पहले तो हम ये सॉफ्ट आयरन कोर बनाएंगे, बता देती हूँ कैसे फिगर को स्टार्ट करना। सॉफ्ट आयरन कोर बनाएंगे, फिर इसके साइड यानी कि चारों नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम लगाएंगे, फिर हम कॉपर वायर इसके यानी कि साइड में लपेटेंगे, और एक कॉपर वायर का एंड तो ऊपर वाले फॉस्फोर ब्रोंज, ये फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप होती है, बहुत मजबूत होती है, इसलिए हम यूज करते हैं जब ये मूवेबल होता है, यानी कि जैसे हमने टॉर्क वाला टॉपिक किया था ना, उसमें जैसे ये मूवेबल हो जाता है, तो ये मूवेबल आराम से हो, ये टूटे ना, तो इसलिए हम फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप का यूज करते हैं। ये हमारा जो मूवेबल टॉर्जन होता है, ये इसको घुमाता है, डायरेक्शन देता है। हम ये दो टर्मिनल लगाते हैं T1 T2 इस पे, एक यानी कि देखो ये जो कॉपर जो हमने कॉपर वायर लगाई है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर, देखो ये वैसे तो बहुत नज़दीक होती है, यानी कि जो कॉपर वायर होते हैं ना इसके ऊपर यानी कि एक ऐसी जिस तरह इंसुलेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस तरह परत लगा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, ये एक दूसरे से लगे ना, तो ये यानी कि क्या है, इनका करंट इसी में पास होता रहे ऐसे ऐसे, तो यानी कि डिस्टर्बेंस ना हो करंट में कहीं भी। तो यानी कि हमने एक तो यानी कि जो हमने इंसुलेटर कॉपर वायर का टर्न लिया है ये वाला, तो हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ से एक एंड तो इसका यानी कि ऊपर वाला एंड तो हमने जो हमारा मूवेबल टॉर्जन था उससे कनेक्ट कर दिया फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप्स के साथ, और एक एंड हमारा जो यानी कि जो लोअर एंड है वो कनेक्ट कर दिया हमने हेयर स्प्रिंग के साथ, और इसको तो T2 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और जो मूवेबल टॉर्जन था उसको T1 के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारे दो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और यानी कि इसमें भी वही डायरेक्शन देखो जैसे उसमें था, यानी कि एक आउटवर्ड आ रही है तो एक इनवर्ड जाएगी, यानी कि ये ऐसे आ रहा है तो इसमें इस साइड जाएगा, तो यानी कि जो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इसको आप ऐसे करके भी बना सकते हो, ठीक है। कैसे ही बनाओ तरीका वही ठीक है, जैसे भी जैसे मैंने अगर मैं जो आपके पास नोट्स भेजूंगी उसमें ऐसे बना रखा है, तो ये मत सोचना कि ये ऐसे है तो मैं ऐसे ही बनाऊँ, जो कैसे भी मर्जी आपकी वैसे ही बना सकते हो। फिर हमने ये यानी कि एक फ्रेम से पूरे को कंप्लीट कर दिया, एक फ्रेम में जोड़ दिया पूरे को, यानी कि इसके बाद है हमारा, इसमें पढ़ते हैं क्या क्या दे रखा, देखो कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल PQRS हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर। हमने क्या लिया, PQRS S1 लिया बेटा, ये साउथ पोल था इसलिए S1 से शो कर दिया, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न लिए हमने। दी कॉयल इज वाउंड ओवर ए नॉन मेटेलिक फ्रेम, और इसको यानी कि एक नॉन मेटेलिक जो फ्रेम से हमने क्या कर दिया, नॉन मेटेलिक यानी कि जो फ्रेम था उससे कॉयल को वाउंड कर दिया, चारों रिपीट दिया। फिर बीच में भी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, इसको हमने रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप देनी होती है, या रेक्टेंगुलर दे या सर्कुलर दे। दी कॉयल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए मूवेबल टॉर्जन हेड H बाई मीन्स बाई फोर्स फॉर ब्रोंज स्ट्रिप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये सारी चीजें हैं ना, मतलब कि इसने थोड़ा सा यहाँ से कंफ्यूज कर दिया, वी इंसुलेटेड कॉपर वायर, इससे कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले तो हम यानी कि क्या लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, फिर उसके चारों ओर क्या है, नॉन मैग्नेटिक यानी कि नॉन मैग्नेटिक
मेटेलिक फ्रेम लगाते हैं, जो ये लगा रखा है, वाउंड कर रखा है। तो यानी कि बीच में ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और ये सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। फिर यानी कि इसने बोला कि दी कोयल इज सस्पेंडेड मूवेबल टॉर्जन, यहाँ पे हमने एक मूवेबल टॉर्जन लगा दिया, एच से शो कर रखा जिसको। इसका मतलब है कि जो फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यानी कि ये क्या है, फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, किसके बीच में, दो स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल के, तो जो नॉर्थ और साउथ है। फिर जो लोअर एंड ऑफ कॉइल इज कनेक्टेड टू वन एंड, यानी कि लोअर एंड हमने बोला था कनेक्टेड किससे, हेयर स्प्रिंग से कनेक्ट है, ये किससे, एस डैश से, यानी कि हमने ये यानी कि जो हमारा हेयर स्प्रिंग है एस डैश से शो कर दिया यहाँ पे। तो यानी कि क्वार्ट्ज ऑफ फॉस्फोरस ब्रोंज, द अदर एंड ऑफ हाईली इलास्टिक स्प्रिंग एस डैश इज कनेक्टेड टू टर्मिनल हेड, यानी कि T1 से कनेक्ट कर दिया हमने दूसरे हेड को, यानी कि ये तो हमने हेयर स्प्रिंग एस डैश से शो कर दिया, ये टर्मिनल एच से, यानी कि हमारा जो हाईली इलास्टिक स्प्रिंग है एस डैश से इज कनेक्टेड टू टर्मिनल T2, ठीक है। और इसके बाद है एल इज द सॉफ्ट आयरन कोर, एल क्या था बेटा, ये वाली जो ये था एल, इसको एल यानी कि ये क्या था, सॉफ्ट आयरन कोर, ये बाद में बता रहे कि विच में बी स्पीरिकल, यानी कि क्या है, स्पीरिकल, कॉइल इज सर्कुलर एंड सिलिंड्रिकल इफ द कॉइल इज रेक्टेंगुलर, यानी कि इसी वजह से क्या है, रेक्टेंगुलर है। इट इज सो हेल्ड विद इन द कॉइल दैट द कॉइल कैन रोटेट फ्रीली विदाउट टचिंग द आयरन कोर एंड पोल पीस, यानी कि ये किस लिए है, यानी कि जो हमारा ये जो एल सॉफ्ट आयरन कोर है, यानी कि ये हमने इस तरह से कनेक्ट किया है, जब ये ऐसे मूव होगा बेटा, ये ऐसे मूव होगा, ठीक है, यानी कि ये यानी कि जो जिस तरह इस साइड मूव होगा तो यानी कि डिफ्लेक्शन हमारा, यानी कि जो भी डिफ्लेक्शन है यहाँ पे, यानी डिफ्लेक्शन हमारा 0 पे होगा। इस साइड यानी कि ये ऐसे घूमेगा, यानी कि ऐसे घूमेगा तो हमारा यानी कि इस साइड डिफ्लेक्शन होगा, अगर ऐसे घूमेगा तो ये इस साइड डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे नीडल लगी होती है, डिफ्लेक्शन दिखाती रहती है, और यहाँ पे स्केल भी लगा होता है जो हमें, यानी कि यहाँ जहाँ से हम ऐसे इतना डिफ्लेक्शन हुआ तो स्केल से हम मापेंगे भी यहाँ पे क्या हमारी यानी कि क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या क्या वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पे, ठीक है बेटा। इसके बाद पढ़ते हैं, इट इज विद इन द कॉइल कैन रोटेट फ्रीली विदाउट टचिंग द आयरन कोर एंड पोल पीस, यानी कि आयरन कोर बिना पोल के टच हुए ये क्या होती है, घूमती रहती है। दिस मेक द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद कॉइल टू रेडियल फील्ड, यानी कि इसी वजह से यानी कि ये किससे कनेक्ट होता है, रेडियल फील्ड से, यानी कि जो ये नॉर्थ और साउथ पोल है, यानी कि हमने ऐसे शो कर दिया बेटा, ऐसे शो कर दिया, तो यानी कि हमारे ये किससे यानी कि ये कौन सा होता है, रेडियल फील्ड होता है। रेडियल फील्ड मैंने बताया था वहाँ पे, यानी कि उसमें क्या क्या ले सकते हैं हम, कनकेव, यानी कि जो हमारी क्या थी, कनकेव वगैरह थी उसको ले सकते हैं, हॉर्स सो मैग्नेट को ले सकते हैं, जो अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे भी वहाँ पे मैंने, तो रेडियल फील्ड का मैंने वहाँ पे बता दिया था, यानी कि क्या क्या ले सकते हैं उसमें। दी प्लेन ऑफ कॉइल इन पोजिशन रिमेन पैरेलल टू द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर जैसे क्वाइल की पोजीशन रिमेन पैरेलल आ जाती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, तो एम इज कनकेव मिरर अटैच टू द फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप, तो यानी कि जो फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप है, यानी कि ये चीज है, देखो जैसे ये घूमी तो ये ऐसे पैरेलल आ गई, तो ये जो फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप है इसके पैरेलल आई है ना हमारी, तो यानी कि यही लिख रखा भी ऑल पोजीशन रिमेन पैरेलल टू द, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड M is concave mirror attached to the phosphor bronze strip. This help us to know deflection of the coil using lamp and scale arrangement. यानी कि वो मैंने बता ही दिया वहाँ पे, यानी कि हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा ये उस पे, और यानी कि स्केल से हम उसको माप लेंगे। The whole arrangement is enclosed in a non-metallic case to avoid disturbance due to air extra. This case is provided with leveling screw at the base. The torsion head is connected terminal T1. Galvanometer can be connected to the circuit through T1 and T, और जो galvanometer हमारा कनेक्ट होता है T1 और T2 से कनेक्ट होता है, जो टोरिजन हेड होता है वो किससे, T1 से कनेक्ट होता है। तो यानी कि वो galvanometer हमें क्या वैल्यू देगा, यानी कि ये वैल्यू देगा ना, यहाँ पे ऐसे जाएगी तो यह क्या वैल्यू आ रही है, इधर जा रही है तो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है तो क्या, और बीच में है तो यह क्या, यानी कि क्या आ जाएगी वैल्यू, 0 आ जाएगी। ये हमारी क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन है बेटा।
इसमें से मेन चीजें ही लिखनी होती है हमें कंस्ट्रक्शन के अंदर, ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं होती। इसमें जो मेन है वो मैं बता दूंगी कि क्या क्या लिखना हमने। थ्योरी सपोज द कॉइल, थ्योरी एंड वर्किंग है ये इसकी, थ्योरी और वर्किंग आ जाए तो यानी कि यही लिखना हमने। सपोज कर लिया हमने PQRS1 सस्पेंडेड है फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड में, सस्पेंड कर रखा हमने, पता है PQR फ्रीली मैग्नेटिक है। वहां पे L क्या है, L हमने लेंथ ले ली, PQ और PQ देख लेना, वहां पे PQRS1 ऐसे हैं, तो PQ मेरी क्या होगी, L होगी, और यानी कि QR मेरी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी। N नंबर ऑफ टर्न कॉइल हो जाएंगे, एरिया ऑफ सच टर्न के एरिया निकालें तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगी। B को आपका पता ही है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और I क्या, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इन द डायरेक्शन। अब आपने टॉर्क वाले चैप्टर में हमें इसने बोला भी एक्सपीरियंस टॉर्क देता है, तो यानी कि आपने टॉर्क वाले में पढ़ा था कि अगर हमारा एट एन इंस्टेंट कहीं भी एंगल शो कर दिया इसने, नॉर्मल ड्रॉ प्लेन ऑफ द जो हमारी कोयल थी, यानी कि उस पे नॉर्मल ड्रॉ हो गया, तो यानी कि नॉर्मल ड्रॉ में हम यानी कि क्या लेते थे, टॉर्क NIBA साइन अल्फा, और एक कोस अल्फा लेते थे, कोस अल्फा लेते थे। यहाँ पे आप थीटा या कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि जहाँ पे हमने थीटा ले रखा वहाँ पे आप फाई 1 जो फाई हो, कुछ भी अल्फा हो, कुछ भी ले सकते हो इसकी जगह, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अभी यही क्यों, ये थीटा की बात कर रहा है, अभी थीटा नॉर्मल ड्रॉ कर रहा है अभी प्लेन ऑफ द कोयल पे, तो मेक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी कि नॉर्मल ड्रॉ हो बेटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाती है, तो यानी कि यानी कि 90 का एंगल नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है, तो यानी कि क्या 90 का एंगल है, अल्फा कितना हुआ 90 हुआ, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो यानी कि थीटा प्लस अल्फा दोनों हमने ऐड किए थे, जिस तरह उसमें किया था हमने, यानी कि ये डायरेक्शन हमारी ऐसे जा रही थी, ये तो हमारा क्या था अल्फा था, ये थीटा था, थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल होगा 90 के इक्वल होगा, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया हमारा 90 डिग्री आ गया, थीटा क्या होगा 0 होगा वहां पे, तो यानी कि ये वही बात बता रहा है भी हमने टॉर्क, इसमें आप देख भी सकते हो ये हमने जो भी लिया था यहाँ पे कैसे हो रहा है, इसमें एक बार दोबारा से जाके रीड कर लेना, अल्फा बी द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, किस तरह हमने यानी कि थीटा प्लस अल्फा हमने यहाँ पे ली थी, देखो ये थीटा है ये अल्फा, तो यानी कि इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा नॉर्थ टू साउथ जा रहा होगा, तो यानी कि ये बोल रहा है कि यानी कि जो हमारा इसने बोला कि नॉर्मल प्लेन टू ड्रॉ, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमें वहीं से याद है साइन अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो टॉर्क हमारी आ जाएगी सीधा NIBA, ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारा ड्यू टू टॉर्क कोयल रोटेट, यानी कि जैसे ही हमें टॉर्क के अनुसार यानी कि कोयल रोटेट हुई, जो फॉस्फोर ब्रोंज टिप थी ये क्या होगी, ट्विस्ट होगी, ऐसे ट्विस्ट होगी है, ठीक है, तो यानी कि एज ए रिजल्ट इट रेजिस्टेंस टॉर्क कम इनटू प्ले इन फॉस्फोरस ब्रोंज टिप ट्राई टू रिस्टोर द कोयल बैक इट ओरिजिन पोजीशन, यानी कि क्या होगा, देखो जैसे ये फॉस्फोरस थी हमारी, ये कोयल थी, यानी कि ऐसे रोटेट होगी, यानी कि ट्विस्ट होगी थोड़ा, तो ये इधर जाएगी, फिर इधर ट्विस्ट होगी, तो बीच में फिर यानी कि हमारी बीच में आ जाएगी, जब हमारी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी फिर से ये, तो थीटा भी द वहां पे थीटा क्या है, ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द फॉस्फोर ब्रोंज टिप ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कोयल एंड रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द फॉस्फोर ब्रोंज टिप, टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है कि मैंने बोला भाई ट्विस्ट हो रही है प्रोड्यूस हमारा जब फॉस्फोर ब्रोंज टिप, तो रोटेशन ऑफ कोयल यानी कि थीटा है मेरी, तो यानी कि जब और रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ, यानी कि जब ट्विस्ट हो रही है जब मेरा के है, तो यानी कि टोटल निकाल दूंगी तो मेरा के इंटू थीटा आ जाएगा बेटा। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोयल है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी कि जब डिफ्लेक्ट हो जाती है उस चीज से, वो इधर डिफ्लेक्शन शो कर रही है इधर कर रही है यहाँ, तो इक्वल टू को किसके होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क फोर्स के होगा, यानी कि टोटल रिस्टोरिंग फोर्स, तो सॉरी यानी कि जो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क यानी कि फोर्स है, जैसे हमारा थीटा इंटू के होगा, यानी कि जो टोटल हमारा फोर्स आएगा वो क्या आएगा, थीटा इंटू के आएगा, तो यानी कि अगर हमें ये पता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या थी NIBA थी हमारी, तो इक्वल टू किसके के थीटा क्या आ गया, यहाँ से मैं करंट ही निकाल लूंगी, यानी कि करंट ही तो जा रहा है ना उसके अंदर, तो यानी कि के बाई एन बाई ए आ गया थीटा, के एन बाई बी ए क्या होता है जी होता है गैल्वेनोमीटर, जी थीटा, यानी कि थीटा बढ़ेगा तो मेरा बेटा करंट बढ़ेगा,
थीटा घटेगा तो करंट घटेगा, यही चीज है यहाँ से। आई यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, थीटा के। इट मीन्स इसका कहते हैं प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, सच ए गैल्वेनोमीटर हैज ए लीनियर स्केल, यानी कि इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को किस में लेते हैं, लीनियर स्केल में लेते हैं। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये थीटा के हैं। तो यानी कि हमारा जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट फ्लोइंग थ्रू के। यानी कि तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है हमारा, यानी कि जो हमने चीज निकाली थी यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, यानी कि हमारा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो इसके बाद है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो यानी कि जो हमारा डिफ्लेक्शन, जैसे डिफ्लेक्ट हुई वो, तो पर यूनिट क्या है, करंट है, यानी कि करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं उसको हम। यानी कि करंट सेंसिटिविटी को मैंने लिख दिया IS से, ठीक है। और मैंने बोला कि जो डिफ्लेक्शन होता है हमारा वो पर यूनिट करंट पे होता है। तो डिफ्लेक्शन मेरा थीटा से शो होगा, ऊपर आपके पढ़ के आ चुके हैं डिफ्लेक्शन किससे शो कर रहे हैं, हम थीटा से शो कर रहे हैं। तो यानी कि थीटा अपॉन क्या हो गया, आई हो गया। थीटा इक्वल टू किसके है बेटा, NIBA के इक्वल था, और के ये क्या था, यानी कि जो हमारा आई था, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा, आई यहाँ पे हमने निकाला था तो जी थीटा था। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, K इंटू आई लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। यानी कि जो मेरा यानी कि NBA थीटा इक्वल टू क्या था, यहाँ से देखना एक बार, यहाँ से थीटा इक्वल टू NIBK था। तो NIBK लिख दिया मैंने और मल्टीप्लाई में आई हो गया हमारा। तो आई से आई कैंसिल हो गया, NBA क्या आ गया, K आ गया। अब इसकी यूनिट भी निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं बेटा। थीटा क्या होता है, रेडियन होता है, और करंट क्या होता है, एम्पेयर होता है। रेडियन एम्पेयर आ जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते यही लिख सकते हो। डिफ्लेक्शन ये तो किसमें थी, करंट के, करंट सेंसिटिविटी है तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट और डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो शॉर्ट यानी कि बुक वाली पढ़ना चाहो तो बुक वाली भी कर सकते हो, अगर ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। यानी कि डिफ्लेक्शन, इट इज डिफाइंड डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब V क्या वोल्टेज आपको बताया है, यानी कि 2 टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज अप्लाई हो रही होगी, वहां पे थीटा क्या डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का। तो बेटा V इक्वल टू, अब वहां पे थीटा अपोन आई था तो यहाँ क्या हो गया, थीटा अपोन V हो गया। और इसके यहाँ से निकालेंगे तो थीटा क्या होता है R, और रेडियन, और यानी कि वोल्टेज V-1 हो जाएगी हमारे ऊपर जाके ये। तो यानी कि R इक्वल टू क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और I करंट। V इक्वल टू किसके था, IR के। तो मैं IR की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, थीटा NBA बाई क्या था, NBA NIBA बाई K, और यानी कि NIBA और K यानी कि V क्या आ गया, K इंटू IR। तो I से I कैंसिल हो गया, NBA क्या आ गया, KR। तो NBA किसके इक्वल था बेटा, IS के, तो करंट सेंसिटिविटी, और अपॉन KR यानी कि जो हमारा NBA बाई K क्या था, करंट सेंसिटिविटी था, तो अपॉन R आ गया। अब इस चीज से ये मत समझना, यानी कि मैं अगर आप ये बोलोगे ना कि करंट, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस घटेगा तो वोल्टेज जो सेंसिटिविटी हो वो बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो ये घटेगी। तो इसका यानी कि यहाँ से मत देखना आई, यानी कि करंट भी बढ़ेगा यहाँ से, तो ये चीज नहीं होगी यहाँ से, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो हमारी करंट सेंसिटिविटी है। तो करंट सेंसिटिविटी के तो हम यहाँ पे कुछ बात नहीं कर रहे हैं ना, अभी करंट सेंसिटिविटी तो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि NBA बाई K लिखा हमने, तो ये करंट सेंसिटिविटी लिखी है। कई बच्चे ये क्या सोचते हैं, ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये वोल्टेज घट रही है तो करंट भी घट रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये अलग चीज है। तो इसके बाद हमें ये निकाली ली है, ये क्या यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी की क्या होगी, रेडियन पर वोल्ट। तो कंडीशन फॉर सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर, कंडीशन क्या होगी, एक गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं, वेरी सेंसिटिव होता है, इट शो लार्ज डिफ्लेक्शन इवन व्हेन ए स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट। यानी कि जब अगर हमें लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाना है तो स्मॉल करंट को हमें उसमें से पास करना होगा। यानी कि डिफ्लेक्शन की बात हो रही तो बेटा थीटा होगा वहां पे NIBA बाई K, ये फार्मूला होता है हमारा।
फॉर ए गिवन वैल्यू आई थीटा विल बी लार्ज, अगर यानी कि करंट और थीटा क्या है, लार्ज है, तो एन बी ए बाई के बी क्या होगा, लार्ज होगा। इट इज सो, यानी कि एन क्या होगा, लार्ज होगा, बी क्या होगा, लार्ज होगा, ए क्या होगा, लार्ज होगा, के इज स्मॉल होगा। तो यानी कि ये चीजें हम देख सकते हैं भी। फॉर ए गिवन ऐसे दे दिया हमें वैल्यू कि भी करंट और थीटा तो क्या है, लार्ज है, और एन बी ए बाई के क्या है, लार्ज है। तो शो करो एन लार्ज है क्या, बी लार्ज है क्या, ए लार्ज है क्या, के स्मॉल है। तो देखो इसके लिए सबसे पहली बात तो वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टेन, यानी कि जो एन है कभी भी हम एक निश्चित जो उसकी लिमिट होती है उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो अगर हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा हमें। दो टेंड टू डिक्रीज सेंसिटिविटी, यानी कि उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हैंस एन कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए लिमिट, यानी कि इसलिए हम एन को कभी भी लिमिट से ज्यादा नहीं ले सकते। यानी कि इसका मतलब गैल्वेनोमीटर बल्कि होगा, गैल्वेनोमीटर क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा करना पड़ेगा हमें। तो यानी कि एन को हमें कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते। वैल्यू ऑफ बी कैन बी इंक्रीज, यानी कि वैल्यू बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बाय यूजिंग ए स्ट्रोंग, यानी कि यहाँ पे हमने कनकेव मिरर लिया था जैसे, तो यानी कि हमने क्या लेना पड़ेगा फिर, स्ट्रोंग हॉर्स सो मैग्नेट लेना पड़ेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड को हमें इंक्रीज करना है तो। यानी कि रेडियल फील्ड बताया था ना मैंने, उसमें क्या क्या कौन कौन से आते हैं, तो उसमें से हमें स्ट्रोंग फोर्स सो मैग्नेट लेना पड़ेगा, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या करना ज्यादा होगा। दी वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए लिमिट, यानी कि जो हमारी एरिया होता है, ए कैन नॉट बी, ए कभी भी लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो अगर हमने कॉइल के केस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिया, मोर एवर इट मेक गैल्वेनोमीटर क्या बनाना पड़ेगा, बल्कि बनाना पड़ेगा, और बल्कि होगा तो अनमैनेजेबल होगा, यानी कि उसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं अप्लाई किया तो यानी कि जो कॉइल का केस है, अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा तो हम कैसे कर सकते हैं एरिया फाइंड। तो ठीक है, तो यानी कि गैल्वेनोमीटर बल्कि लेना पड़ेगा और वो अनमैनेजेबल होगा, इसलिए हम एरिया भी नहीं बढ़ा सकते। दी वैल्यू ऑफ के कैन बी डिक्रीज, के की वैल्यू, के कैन बी कभी भी घटा नहीं सकते, के को हम देखो कैसे नहीं घटा सकते, ये देखो के, यानी कि जो हमारा के है इसमें, यानी कि के क्या था, रिस्टोरिंग टॉर्क थी हमारी, तो यानी कि जो उसका मतलब क्या था, पर यूनिट ट्विस्ट हो रही थी फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप के साथ। तो वैल्यू ऑफ के डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, यूज ऑफ सस्पेंशन स्ट्रिप भी किस सस्पेंशन पे हम लटका रखा हमने, जैसे फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप पे लटकाया था हमने। तो वैल्यू ऑफ के इज वेरी स्मॉल फॉर क्वार्ट्ज और फॉस्फोरस ब्रोंज, यानी कि जो हमने यानी कि फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप ली है उसकी वैल्यू के की बहुत स्मॉल होती है। इसका मतलब है कि जो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की होगी या क्वार्ट्ज की होगी या फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप की होगी, उस पे हम सस्पेंशन स्ट्रिप ही यूज करेंगे, यानी कि जो जिसकी सेंसिटिव, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो गैल्वेनोमीटर पे यानी कि जो हमने फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप यूज की थी सस्पेंशन स्ट्रिप में, तो यानी कि हम वो यानी कि क्या लेंगे, वो मटेरियल वो ही यूज करेंगे ना, जो भी मतलब कि सस्पेंशन स्ट्रिप के लिए जो यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू के है वो डिपेंड करती है भी मटेरियल का नेचर कैसा है, यानी कि मजबूत ही जो चीज हम यूज करेंगे उसमें, जैसे हमने फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप को लिया कि वो बीच में टूटे ना, तो यानी कि इसलिए हम वैल्यू ऑफ के को कैन को डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर डिक्रीज कर दिया तो वो बाई चांस टूट गई तो हमारा यानी कि एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। तो यानी कि ये हमारी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमें सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की कंडीशनों में। ठीक है बेटा, ये था आपका टॉपिक, ये मेन चीजें, सिर्फ ये समझने की आप ये लिख लेना भी जो मेन सा है, तो इसमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ से यानी कि लिखना चाहो तो वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट बिकॉज इट रिजल्ट इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, बस इतना। और वैल्यू ये सेकंड तो ठीक ही है, बिकॉज इन दैट केस नॉट बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और द वैल्यू कैन बी डिक्रीज अपॉन मटेरियल सस्पेंशन स्ट्रिप। ठीक है बेटा, इतना लिख लेना। ये था आपका टॉपिक, आई थिंक क्लियर हो गई होगी हर चीज। अगर नहीं हुई है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो आप।